मैनाचल उपन्यास के तीसरे पार्ट में आज हम आई की कहानी पर चर्चा करेंगे। तो मठ से स्टार्ट करते हैं। अब काफ़ी टाइम जो है वो बीत चुका है और बालदेव जो है वो मठ पर काफ़ी दिनों से नहीं आया है। इस चीज़ को लेकर के लक्ष्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो चाह रही है कि वो मतलब जो बालदेव है वो कम से कम एक बार तो जो है उसको आना ही चाहिए था मठ पर उससे मिलने के लिए, क्योंकि अब लक्ष्मी जो है वो खुद को जो है बालदेव के प्रति खुद को आकर्षित पाती है। पहले केवल बालदेव ही लक्ष्मी के प्रति आकर्षित था, पर अब लक्ष्मी भी उसके प्रति आकर्षित है और सोचती है कि वो यहाँ पर इतने टाइम से क्यों नहीं आया है। अब यहाँ पर जो रामदास है जो कि नया महंत बना है, वो सोचता है कि जो कि पूरा मठ जो है वो उसी के अधीन है, तो इस वजह से लक्ष्मी जो है वो भी उसी के अधीन है, तो वो उसके ऊपर भी अपना अधिकार समझता है। लेकिन लक्ष्मी जो है उसे साफ साफ मना कर देती है कि वो कहती है कि मैं तुम्हारी जो है गुरु माँ हूँ और तुम मेरे ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकती। अब मेरे प्रति गुरु शिष्य वाला ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो जो रामदास है वो मना करता है, वो कहता है कि नहीं, तुम पर भी मेरा अधिकार है। तो इस तरीके से जो है रामदास लक्ष्मी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और लक्ष्मी जो है उसे ज़ोर से एक लात मारती है और वो दूर जा कर के गिरता है और काफ़ी ज़्यादा उसको जो है अजीब सा ही, मतलब उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा ही लगता है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और 2-4 मतलब 1 हफ़्ते तक कम से कम वो बिस्तर पर पड़ा रहता है। और इस तरीके से वो समझ जाता है कि लक्ष्मी के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है, तो उसे जो है अब कहीं और ही अपना ठिकाना बनाना पड़ेगा, उसे किसी और को जो है फँसाना पड़ेगा, ऐसा सोचता है वो। अब बालदेव जो है वो काफ़ी टाइम के बाद जब मठ पर आता है तो लक्ष्मी उसे कहती है कंठी लेने के लिए। तो वो पहले तो मना करता है, लेकिन जब लक्ष्मी बार-बार उसे समझाती है तो वो कंठी लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से अब बालदेव जो है वो भी मठ पर कभी-कभी आता रहता है कंठी लेने के बाद। और ये बात जो है रामदास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, पर वो इसमें कुछ ख़ास कर नहीं सकता है। और अब गाँव में जो कालीचरण है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा धाक बढ़ गई है। जैसे बालदेव की पहले हुआ करती थी, बालदेव की थोड़ी सी कम हो गई है और कालीचरण की ज़्यादा हो गई है उस इंसिडेंट के बाद से, जब वो महंत वाला किस्सा हुआ था गाँव में। और इधर जो डॉक्टर प्रशांत है उसका आना जाना भी बढ़ जाता है कमली के घर पर, क्योंकि जो विश्वनाथ प्रसाद हैं उन्होंने कहा है उसको प्रशांत को कि यहाँ पर जो है शाम के समय हमारे साथ चाय पीने के लिए आ जाया करो। तो इस तरीके से प्रशांत को भी जो है गाँव वालों के विषय में जानने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है विश्वनाथ प्रसाद के माध्यम से, तो वो शाम को रोज़ चाय के लिए आ जाता है। और इधर जो कमली है उसका प्रेम जो है लगातार प्रशांत के लिए बढ़ता ही जाता है। अब गांव में जो है बारिश नहीं होती है, इस वजह से गांव में जो है जटिन का खेल खेला जाता है और इस वजह से जो महिलाएं हैं वो वहाँ पर अपना नृत्य करती हैं, नाटक करती हैं और वहाँ पे पुरुष जो है अलाउड नहीं होते हैं। उसके फिर थोड़ी देर बाद जो मतलब कुछ टाइम बाद विदापत नृत्य होता है, जहाँ पर जो मतलब बड़े बड़े गांव के लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग आते हैं और विश्वनाथ प्रसाद के घर पे जो है आयोजन किया जाता है ये। तो ये जो खेल होता है, विदापत नृत्य जो होता है वो हो रहा होता है और बालदेव को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इस वजह से वो वहाँ पर नहीं आता है। बाकी गांव के जितने भी सम्मानित लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं थोड़े से, वो वहाँ पर होते हैं और इस बार प्रशांत भी वहाँ पर आता है। तो बाकी लोग तो नृत्य देख रहे होते हैं, लेकिन कमली जो है वो अपने घर की छत से बैठकर जो है खिड़की से वो केवल प्रशांत को ही देखे जा रही होती है। तो इस तरीके से उसका प्रेम जो हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है अब प्रशांत के लिए, और प्रशांत को कुछ भी खबर नहीं होती है इस बारे में। और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब गांव में जो है पुर्जी बांटने का काम जो है बालदेव को दिया जाता है। पुर्जी बांटने में जो मतलब सामान होता है वो गांव वालों को दिया जाता है, थोड़ा बहुत जिसको ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से बालदेव उसमें बिज़ी हो जाता है। अब इधर जो रामदास है वो अपने लिए कोई ना कोई ढूंढने के लिए लगा हुआ है। तो गांव में एक रम पियड़िया नाम की लड़की है, उसके साथ जो है उसका चक्कर शुरू हो जाता है। सामने आती है और वो है फुलिया की कहानी। फुलिया जो है वो एक विधवा औरत है जो कि अपनी पिता और माता के घर पर जो है अब रहती है। तो एक खलासी जो हैं एक खलासी जी वो विवाह करना चाहते हैं फुलिया के साथ और रोज़ाना चक्कर लगाते हैं उनके घर के कि किसी तरीके से उनके पिता जो हैं वो उसकी शादी करवा दे, फुलिया की शादी
खलासी के साथ करवा दें। लेकिन उसके पिता जो है मानने के लिए मतलब वो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। और फूलिया चाहती है कि उसके पिता ऐसा करें, पर वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। अब गांव में एक और व्यक्ति है सहदेव मिश्र, उसके साथ जो फूलिया है उसका कहीं ना कहीं कुछ चक्कर जो है वो चल रहा है। अब एक दिन जो है ये साफ साफ सीधे तौर पे पकड़े जाते हैं और फूलिया जो है इनकार कर देती है कि वो इसके विषय में कुछ नहीं जानती है। और इस तरीके से चीज़ें जो है मतलब गांव में पंचायत होती है और पंचायत होने के बाद ये तय होता है कि खलासी जी के साथ जो फूलिया है उसका चौमाना कर दिया जाए। इस वजह से ऐसी चीज़ें जो है नहीं होंगी। फूलिया का विवाह जो है वो करवा दिया जाता है खलासी जी के साथ और खलासी जी जो हैं वो उसको लेकर के शहर चले जाते हैं और यहाँ पर सहदेव से जो है वो अकेला रह जाता है। और राम पियरिया जो है उसके साथ रामदास का जो अफेयर है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाता है और वो शादी करना चाहती है उसके साथ। अब शादी करने के लिए ज़रूरी है रामदास के लिए कि वो लक्ष्मी की मंजूरी ले, लेकिन उसको लगता है कि लक्ष्मी जो है मानेगी नहीं। तो इस तरीके से गांव की और जो औरतें हैं जो रम्पी एरिया के साथ है वो सब मिल कर के जो है उसको बार बार जो है उल्टी सीधे शब्द बोलती हैं ताकि वो बात करे जा कर के। लेकिन वो अभी जो है अपने आप को सहज नहीं महसूस करता है, इसीलिए वो थोड़ा सा इस बात को दबाना चाहता है रामदास, क्योंकि वो जानता है कि मठ की जो सारी जिम्मेदारी है वो लक्ष्मी नहीं संभाल रखी है। रामदास को तो उस विषय में कुछ जानकारी है ही नहीं, वो तो बस खाली नाम का मांत बना बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं जानता है वो उस मठ के बारे में कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा जो है दबता है लक्ष्मी से। अब कहानी आगे बढ़ती है और प्रशांत की मुलाकात जो है एक महिला से होती है जिसे कहानी में पार्वती की माँ और गणेश की नानी के रूप में दर्शाया गया है। तो वो जो बुढ़िया महिला है वो अपने नाती के साथ रहती है जिसका नाम गणेश है। तो अपनी नाती को दिखाने के लिए वो डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर जो है उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित महसूस करता है। वो सोचता है कि वो उसके साथ कोई जो है रिश्ता अपना कायम कर सकता है क्योंकि वो उसको इतनी प्यारी सी लगती है। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो उस बुढ़िया महिला को जो है डायन कहते हैं। इसी वजह से उसका घर जो है गांव में नहीं है बल्कि गांव के एकदम लास्ट में कोने में है जहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि गांव के लोग उसको डायन कहते हैं। हालांकि विश्वनाथ प्रसाद जो हैं वो इस विषय में नहीं मानते हैं और कमली भी इस विषय में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है और इसी वजह से कमली जो है उसे मौसी कहती है। अब एक दिन प्रशांत जो है वो जाता है वहीं पर उस बुढ़िया के पास, मतलब उस पार्वती की माँ के घर पे जाता है और मतलब देखने के लिए गणेश। डॉक्टर प्रशांत भी जो बुढ़िया महिला है पार्वती की माँ उसको मौसी कहना शुरू कर देता है क्योंकि कमली जो है वो उसको मौसी कहकर बुलाती है। तो इस तरीके से प्रशांत का एक रिश्ता कायम हो जाता है इस गांव में और उसको काफ़ी अच्छा लगता है उनसे मिलना, उनसे बातें करना, क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, अपनी माँ को मतलब अपनी सगी माँ को नहीं देखा और जो जिसने उसका पालन पोषण किया उसके साथ भी उसका जो संबंध था वो इतना कुछ खास नहीं था। तो इस वजह से प्रशांत जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है गणेश की नानी की और उन्हें मौसी कहकर बुलाता है। और बाकी जो गांव के लोग हैं उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता है क्योंकि वो लोग उसे डायन कहते हैं और वो लोग सोचते हैं कि शायद इस डायन ने डॉक्टर प्रशांत के ऊपर भी कोई जादू कर दिया, इसीलिए वो उस घर पे जो है जाता रहता है। अब प्रशांत जो है एक दिन जाता है विश्वनाथ प्रसाद के घर पर जो है, क्योंकि वो आए दिन जाता रहता है उसको देखने के लिए, कमली को चेक करने के लिए उसको जाना होता है। तो एक दिन जब जाता है तो ऐसी बातें हो रही होती हैं तो माँ जो होती है कमली की वो कमली से कहती है कि जा कर के चाय बना के ले आओ डॉक्टर प्रशांत के लिए। तो जब कमली चाय बनाने के लिए जाती है तो यहाँ पर उसकी कुछ किताबें जो हैं वो पढ़ी होती है वहाँ पर। तो प्रशांत उनमें से एक किताब उठाता है जो कि नल दमयंती की होती है, नल दमयंती की कहानी की होती है। तो उसको उठाता है और उसके कुछ पन्ने जो है पलटता है। तो जैसे ही कुछ पन्ने पलटता है तो एक पेज पर जो है नल और दमयंती लिखा होता है और नल का नाम काट करके डॉक्टर प्रशांत लिखा होता है और दमयंती का नाम काट करके लिखा होता है कमली। अब ये जैसे ही देखता है प्रशांत उसके माथे पे पसीना आ जाता है और वो एकदम से चौंक जाता है कि ये सब क्या है और वो सारी चीज़ें समझ जाता है और एकदम से वो किताब बंद करता है वहीं पर रख देता है। अब इतने में जो है विश्वनाथ प्रसाद भी वहाँ से आते हैं, सामने से कहीं बाहर गए होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी सी मछली लेकर आते हैं। तो वो उसे इनवाइट करते हैं डॉक्टर प्रशांत को कि आप भी जो है आज शाम को यहीं पर खा लीजिएगा। तो प्रशांत कुछ कहने वाला होता है कि इतने में जो है कमली सामने से आती है और वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, आप यही कहना चाहते हैं ना कि आप ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं हम ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। तो फिर माँ जो है वो कहती है कि हाँ भाई
आज जो मछली है वो कमली ही बना देगी, बिना मसाले का खाना तो वही बनाना जानती है। तो इस प्रकार से प्रशांत ना कहना चाह रहा होता है, पर जब कमली उसको बोलती है या रुकने के लिए तो वो उसको ना नहीं कर पाता है और हाँ कर देता है। अब कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर होली का जो है टाइम नज़दीक आ रहा है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं होली को लेकर के। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर जो ज्योति काका हैं ब्राह्मण टोले की, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है डॉक्टर प्रशांत के आने से और ये मलेरिया सेंटर खुलने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर जो है ये ही बीमारी फैलाते हैं कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके, तो इस वजह से वो खुश नहीं है। अब ज्योति काका की कहानी ये है कि उनकी 3 बीवियाँ हैं, मतलब तीसरी बीवी है उनकी जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उसको बच्चा होने वाला है। लेकिन जो ज्योति काका हैं वो तैयार नहीं है अपनी बीवी को डॉक्टर को दिखाने के लिए, मतलब एक जेंट्स डॉक्टर को दिखाने के लिए। इससे पहले इनकी जो 2 बीवियाँ हैं वो मर चुकी हैं। एक बीवी को जो है मेला देखने का बहुत शौक़ था, तो वो मेले में जो है मर चुकी है, मतलब मेला देखते देखते ही मर गई, ऐसा इसमें बताया गया है। और दूसरी बीवी जो है उसको पराए पुरुषों से बात करने का बहुत शौक़ था और वो उसको भी कुछ ऐसा हुआ और वो मर गई जो है। अभी तीसरी बीवी है और उसकी हालत भी कुछ खास नहीं है, वो भी मरने की कगार पे पड़ी हुई है। और ज्योति काका केवल एकमात्र एक ही बेटा है जिसका नाम है राम नारायण। और राम नारायण जो है वो एक ड्रामा कंपनी में काम करता है, ड्रामा करता है, जो कि तो ज्योति काका को बिल्कुल पसंद नहीं है कि राम नारायण ड्रामा कंपनी में काम करे और ड्रामा करे, लेकिन उसको पसंद है इस वजह से वो करता है और इस वजह से वो उसी कंपनी में रहता है, ड्रामा कंपनी में, और नाटक करता है और अपने घर पर भी जो है नहीं आता है। अब इसी वजह से ज्योति काका जो है काफ़ी ज़्यादा मुँह फुलाए रहते हैं और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है गाँव की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ निकालनी होती है। अब मलेरिया जो है काफ़ी तेज़ी से फैल चुका होता है आसपास के गांव में, तो डॉक्टर प्रशांत को जाना पड़ता है वहाँ पर देखने के लिए, लोगों को चेक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। और इसी तरीके से जो गांव है मेरीगंज, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मलेरिया फैलता है और पूरे गांव में जो है फैलने के डर से प्रशांत को लगता है कि सबको जो है इंजेक्शन देना पड़ेगा, यानी वैक्सीन देनी पड़ेगी पहले ही। लेकिन गाँव का कोई व्यक्ति तैयार नहीं है, क्योंकि ज्योति काका ने सबको भड़का दिया है कि अगर उसने वैक्सीन लगवा ली तो फिर अगर जिसको नहीं होना होगा उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो लोग डरे हुए हैं और सब मना करते हैं, लेकिन